दोस्तों सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ एक डेवलपिंग नेशन इंडिया और बीच में एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस। 1971 में जब पूरा साउथ एशिया आग में था, एक महिला, एक प्राइम मिनिस्टर दुनिया के मोस्ट डोमिनेंट पावर को फेस टू फेस चैलेंज कर रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, जिन्होंने सिर्फ एक वॉर नहीं जीता बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के चेस बोर्ड पर अमेरिका को भी चेकमेट कर दिया। चलिए समझते हैं उस स्ट्रेटेजिक गेम की असली कहानी, जहां वॉशिंगटन डीसी ने प्रेशर बनाया और दिल्ली ने उस प्रेशर को तोड़ दिया। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। 1970 के जनरल इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत हासिल की, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने इस रिजल्ट को कबूल करने से इनकार कर दिया। मार्च 1971 में जनरल याहिया खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया, जिसमें ढाका से लेकर पूरी ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली पॉपुलेशन पर ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ। यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को गोली से उड़ा दिया, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट बनाया गया और रेप को वेपन बनाकर यूज किया गया। इस जेनोसाइड से बचने के लिए करोड़ों से ज्यादा बंगाली रेफ्यूजीज ने भारत की तरफ रुख किया। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सिर्फ इमोशनल या मॉरल कंसर्न नहीं था, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बन गया। रेफ्यूजीज की फ्लड से इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा पर असामान्य प्रेशर बना। इंदिरा गांधी के सामने दो रास्ते थे, या तो हेल्पलेस स्पेक्टेटर बन के देखती रहे या एक्टिव इंटरवेंशन का रास्ता चुने, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन बिना जल्दबाजी के। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ग्लोबल ओपिनियन को अपनी तरफ लाना शुरू किया, यूरोप के लीडर से मिली, कैपिटल्स का दौरा किया और यूनाइटेड नेशंस में रिफ्यूजी क्राइसिस को हाईलाइट किया। हर स्पीच में उनका मैसेज क्लियर था, ये सिर्फ भारत का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर कदम के पीछे एक और कहानी होती है। उस वक्त अमेरिका में निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थी। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के डिक्टेटर याहिया खान के क्लोज एलाइज थे। ये दोस्ती सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, ट्रांजैक्शनल भी थी। दरअसल पाकिस्तान उस वक्त यूएस चाइना के बीच सीक्रेट डिप्लोमेसी का एक ब्रिज बन चुका था। याहिया खान ने ही निक्सन और माओ के बीच पहला बैक चैनल एस्टैब्लिश किया था, जिसकी वजह से अमेरिका किसी भी हालत में पाकिस्तान को खिलाफ देखना नहीं चाहता था। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस ने इंडिया को एक लेटर के जरिए वार्निंग दी, डोंट एस्केलेट, डोंट इंटरवीन, और उन्हें सीज फायर के लिए प्रेशराइज किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका की चिट्ठी का जवाब ना देते हुए कुछ अलग ही स्ट्रोक्स खेले। उन्होंने क्वाइटली एक मास्टर स्ट्रोक खेला, इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया। ये ट्रीटी ऑफिशियल फ्रेंडशिप का सिंबल थी, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब था अगर वॉर होता है तो यूएसएसआर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा। कोल्ड वॉर के दौरान ये अलाइनमेंट किसी भी स्मॉल पावर के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट बन सकता था और इंडिया ने ये ब्रिलियंटली यूज किया। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने इंडियन एयर बेसिस पर पहली स्ट्राइक की तो इंदिरा गांधी ने तुरंत वॉर डिक्लेरेशन किया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ईस्टर्न फ्रंट पर फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च किया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स ने रैपिड कोऑर्डिनेशन के साथ एडवांस किया। विदिन जस्ट 13 डेज ढाका फॉल कर गया। पाकिस्तान की आर्मी ने अनकंडीशनल सरेंडर दिया और बांग्लादेश एक नई सॉवरेन नेशन बनकर उभरा। लेकिन जब इंडिया विक्ट्री के बिल्कुल करीब था तब अमेरिका ने अपना नेक्स्ट मेज किया। अब आपको बताते हैं वो चैप्टर जो इस वॉर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इंदिरा गांधी को क्यों आयरन लेडी का टैग दिया गया है। यूएसएस एंटरप्राइज, दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक, को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया गया। सिग्नल क्लियर था, इंडिया बैक ऑफ। ये मूव सिंबॉलिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए था, दिखाना था कि अमेरिका अब भी स्टेज पर है। लेकिन ये 1971 था और इंडिया ने प्रेशर से झुकना सीखा नहीं था। इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के वॉरशिप्स को भी इंडो पैसिफिक रीजन में मोबिलाइज करवाया। सोवियत सबमरीन्स और न्यूक्लियर वेसल्स ने बे ऑफ बंगाल में अमेरिकन प्रेजेंस को साइलेंटली काउंटर दिया। एक साइलेंट कोल्ड वॉर नेवल स्टैंड ऑफ हुआ जिसमें किसी ने ट्रिगर नहीं दबाया, लेकिन मैसेजिंग क्रिस्टल क्लियर थी, इंडिया विल नॉट बी बुलीड। इसी दौरान यूएस ने चाइना से भी उम्मीद लगाई कि शायद चाइना नॉर्थ से इंडिया को प्रेशर करेगा। लेकिन 1962 के वॉर के बाद इंडिया अलर्ट था। लद्दाख से सिक्किम तक फुल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस डिक्लेयर की गई थी। चाइना ने भी एस्केलेशन से बचा। 1971 का वॉर इंडिया की मिलिट्री विक्ट्री से ज्यादा एक डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ था। इंदिरा गांधी ने दिखाया कि स्ट्रेटेजिक विजन, डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग और लीडरशिप क्लैरिटी से किस तरह एक डेवलपिंग नेशन भी सुपर पावर्स को चैलेंज कर सकता है। ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये एक असर्शन था कि इंडिया अपना रास्ता खुद चुनता है। आज
जब हम 2025 की सिचुएशन को देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर अग्रीमेंट है जो लार्जली यूएस मीडिएशन के बाद हुआ था। ये भी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, लेकिन ये सिचुएशन उस वक्त से काफी अलग है। आज का साउथ एशिया इंटरकनेक्टेड है, न्यूक्लियर डेटरेंस के फ्रेमवर्क्स है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्लोबल इमेज बिल्डिंग की फॉरेन पॉलिसी के की गोल्स हैं। आज की दुनिया में लीडरशिप का मतलब सिर्फ बोल्ड डिसीजंस लेना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पीस, ट्रेड स्टेबिलिटी और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स को भी प्रायोरिटी देना है। इसीलिए 1971 जैसी ओपन मिलिट्री इंटरवेंशंस अब रेयर होते जा रहे हैं और मीडिएशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और डायलॉग जैसे टूल्स फोरग्राउंड में आ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1971 का मॉडल ऑब्सोलीट हो गया, बल्कि वो हमें ये सिखाता है कि जब स्टेक्स हाई हो तो क्लैरिटी ऑफ विजन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कितने क्रूशियल होते हैं। इंदिरा गांधी ने दुनिया को ये बताया था कि असली शक्ति सिर्फ मिसाइल्स और बैटलशिप्स में नहीं होती, वो होती है डिसीजन मेकिंग, टाइमिंग और कन्विक्शन में। इसलिए जब भी हम इंडिया में वॉर की बात करें, एक नाम हमेशा सामने आता है और वो है इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी, द वुमन who did not just win a war, she rewrote the rules of global power। क्योंकि दोस्तों, असली लीडर वही होता है जो जब दुनिया दबाने आए तो उन्हें सीधा आंखों में देखकर कह सके, इंडिया chooses its own destiny। ऐसे और स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़ते रहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की असली कहानी हेडलाइंस के नीचे छुपी होती है। धन्यवाद।